नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जो विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत टॉपिक वाइज वीडियो में आपको करा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जंतु की संरचना और कार्य। और यहाँ पर जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये आपका जो है वो सिलेबस है जिसमें आप जो टॉपिक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो देख सकते हैं, जंतु की संरचना व कार्य। इससे पहले के जितने भी आप टॉपिक देख पा रहे हैं सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं टॉपिक वाइज में। तो पिछला वाला ये जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, यदि वो वीडियो नहीं देखा है साइड में आई बटन में वीडियो आपको पिछला वाला मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जंतुओं के अगर वर्गीकरण की बात की जाए या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम ये जो प्रयास था वो ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। इनके द्वारा जो है वो किया गया था। इन्होंने प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर जो जंतु थे इनको दो प्रमुख समूहों में जो है वो वर्गीकृत किया था। एक का नाम था एनेइमा और दूसरे का नाम था इनेइमा। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ ANAIMA और यहाँ स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है ENAIMA। तो ये प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर जंतुओं को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया था। अब यहाँ पर जो एनेइमा है ये समूह के जो जंतु होते हैं इनमें लाल रुधिर जो है उसका अभाव होता है। लाल रुधिर का अभाव होता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका स्पंज हो गया या फिर निडेरिया हो गया। निडेरिया को सिलेंट्रेटा हम कहते हैं। मोलस्का हो गया। इसी के अलावा ऑर्थोपोडा हो गया। इसी के अलावा इकाइनोडर्मेटा हो गया। ये सभी या कह सकते हैं आदि अकशेरुकी जो जंतु हैं वो इसमें जो है वो आते हैं। एग्जाम्पल ही आपके सबसे मेन है। ये सारी चीजें भी हम अलग से भी पढ़ेंगे एक रफली तौर पर, यानी कि एक कंसेप्ट को समझाने के लिए कौन कैसे किससे जुड़ा हुआ है उसको लेकर हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरे की बात करते हैं इनाइमा समूह। तो इन जंतुओं में जो लाल रुधिर होता है वो उपस्थित होता है। लाल रुधिर उपस्थित होता है। और इस समूह में जो अरस्तु है उन्होंने केवल जो कशेरुकी जंतु हैं उनको सम्मिलित किया है। इधर मैंने बोला था अकशेरुकी और यहाँ पर कशेरुकी। और ये जो इनेइमा है इनको भी बाद में दो उपसमूहों में जो है वो बांट दिया गया। कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर से लिखते हैं ताकि एक ही में आपको मिक्स ना लगे। तो इनको फिर से दो उपसमूहों में बांटा गया और वो दो उपसमूह थे, एक का नाम था जरायुज और एक का नाम था अंडयुज। अब यहाँ पर भी जो जरायुज है इसे विविपोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? VIVIPAROUS। और जो अंडयुज है इसे हम इंग्लिश में ओविपोरस कहते हैं। OVIPAROUS ये जो है कहते हैं। अब जो जरायुज उप समूह है, ये समूह नहीं है उप समूह है क्योंकि इनैमा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बच्चे जन्म देने वाले जो जंतु होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे स्तनधारी जंतु हो गए, पशु हो गए, मनुष्य इसमें आता है। तो अन्य जो स्तनी है वो आपके जरायुज में आते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको जरायुज में जो है वो सम्मिलित किया जाता है। अंडयुज नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको अंडयुज में जो है वो सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि मछली हो गई, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए।
वो सब अंडयुज में आते हैं, क्योंकि वो बच्चे नहीं देते, वो अंडे देते हैं। तो जरायुज और अंडयुज में क्लियर आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में हमने बात की थी अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु के बारे में एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अरस्तु ने अपनी जो जंतु विज्ञान नामक पुस्तक थी उसमें 500 से अधिक या लगभग 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, इन सभी का वर्णन किया था। इसी कारण इन्हें विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, 3 पॉइंट मैंने बोले। कौन कौन सा? एक आपका विज्ञान, एक आपका जीव विज्ञान और एक आपका जंतु विज्ञान, इन तीनों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि जीव विज्ञान का जनक, तो आप कहेंगे अरस्तु को, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, तीनों ही ध्यान में रखिएगा। अरस्तु के अलावा एक और नाम देखने को मिलता है जो नाम है चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में। यहां पर यह पूछा गया, इन सबको रब कर देते हैं। तो एक नाम देखने को मिलता है जो नाम है हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस। हिप्पो जो क्रेटस थे, उन्होंने जो मानव रोग थे उन पर प्रथम लेख लिखा था। इसी कारण इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्योंकि प्रश्न अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं ना कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हो गया, जंतु विज्ञान का जनक हो गया, तो जनक के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखना जरूरी है। ये जो बात यहाँ पर मैंने लिखी है, ये प्राचीन काल के संदर्भ में, जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता गया, फिर वैदिक काल आया, तो वहां पर अलग अलग धर्म थे, जो ग्रंथ थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनकी रचना हुई। और लगभग 600 ईसा पूर्व जो सुश्रुत थे, वो एक हिंदू दार्शनिक थे, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। उसमें जीवों के वर्गीकरण, मानव शरीर की संरचना और शल्य क्रिया, कृत्रिम अंग, नेत्रों की संभावना, इन सभी का उल्लेख किया गया था। तो शल्य क्रिया का पिता आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत को जो है वो कहा जाता है शल्य क्रिया का पिता, या फादर ऑफ सर्जरी भी आप कह सकते हैं इसी को। इसे कहा जाता है सुश्रुत को, SUSRATA। उसके बाद नाम देखने को मिलता है पिल्ली का। इनकी अगर बात करें तो ये जो थे, इन्होंने 37 भागों में जो प्रकृति विज्ञान है, नेचुरल हिस्ट्री है, उसके नामक एक बृहत ग्रंथ लिखा था। और गैलन जो थे, उन्होंने कुछ जंतुओं के जो आंतरंग थे उनकी कार्यकी पर सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो इसलिए अगर प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता पूछा जाए तो इन्हीं को जो है वो कहा जाता है। ये और गैलन, दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक कार्यकी का पिता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका। फिर जब थोड़ा सा और जब समय बीतता गया, बीच में जंतु विज्ञान जो है थोड़ा सा ठहर गया था, पर बाद में जब सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी खोज हो गई, उसका आविष्कार हो गया, तो फिर और ज्यादा खोज जो है इसके संदर्भ में होने लगी। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जो अरस्तु थे, उन्होंने प्राकृतिक जंतुओं की जो प्राकृतिक समानताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं, उसके आधार पर दो प्रमुख समूहों में बांटा है, एक एनाइमा, एक इनाइमा। और उसके अंतर्गत मैंने जरायुज, अंडयुज सारी चीजें बता दी। साथ ही साथ इससे पहले के जो वीडियो थे, यानी कि आज वाला नहीं, इससे पहले, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी, वो नाम था हिटेकर करके। उन्होंने जीव जगत को 5 भागों में या 5 जगत प्रणाली में बांटा था। कौन कौन से थे वो भी मैंने बताए थे। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और एनिमेलिया, ये सभी आते थे। उन सभी के एग्जाम्पल भी मैंने आपको जब सजीव एनर्जी वाला जो इससे पहले टॉपिक था उसमें बताया था। अब उसके नाम देखने को मिलता है स्टोरर और यूसीएंजर। ये दो नाम देखने को मिलते हैं। इन्होंने
अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से जंतुओं का वर्गीकरण किया था। कब किया था? तो 1975 में जो है वो किया था। इन्होंने जंतु जगत को दो उप जगत यानी कि सब किंगडम में जो है वो बांटा था, और वो दो नाम थे, एक आपका था प्रोटोजोआ और एक नाम था आपका मेटाजोआ। तो ये दो जो है वो विभाजन किया गया था। इंग्लिश में भी हम इसी को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ ही कहते हैं। अब प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो इसमें आपके एक कोशिकीय जो सरल प्राणी है वो जो है वो आते हैं। इसमें आपके एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं आते हैं, या सरल प्राणी कह सकते हैं। मेटाजोआ जो है इसमें आपके बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। बहुकोशिकीय प्राणी। प्रोटोजोआ की बात करें तो इस समूह के जो समस्त प्राणी होते हैं वो आपस में आप देखेंगे अत्यधिक मिलते जुलते होते हैं, यानी कि सबको एक ही संघ के अंतर्गत आप रख सकते हैं, और उस संघ का नाम है फाइलम। PHYLUM, ये जो है संघ का नाम है। तो इसके अंतर्गत हम सबको एक ही संघ के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम संघ प्रोटोजोआ के नाम से जो है वो भी जानते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में हो गया। मेटाजोआ की बात करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो चीजें समझ आ रही हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार जितनी भी चीजें हम आपके लिए अच्छे से अच्छी कर सकते हैं करते रहें। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो सभी लोग लाइक अवश्य वीडियो को कर दीजिएगा। मेटाजोआ की बात करते हैं तो इसमें बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। तो जो मेटाजोआ होते हैं उनकी अगर बात करें तो इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो बहुत अनेक छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, और ये रचना में जो है वो प्रोटोजोआ के प्राणियों से अधिक जटिल होते हैं। प्रोटोजोआ में क्या होता था, समस्त प्राणी क्या होते थे, आपस में ही अत्यधिक मिलते जुलते होते थे, पर मेटाजोआ में ऐसा नहीं है। अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं मेटाजोआ में, क्योंकि बहुकोशिकीय है, वहां से भी समझ में आ रहा है। तो ये रचना में प्रोटोजोआ के प्राणियों से अधिक जटिल जो है वो होते हैं। अब मेटाजोआ जो है इसको कितने संघों में बांटा गया है, तो कुल मिलाकर 9 संघ जो है उनमें जो है वो बांटा गया है। 9 संघ या समुदाय में जो है वो बांटा गया है। तो इस प्रकार इधर एक आपका संघ, ये कितना संघ था, ये एक संघ था, और इधर वाला 9 संघ। तो कुल मिलाकर आपके कितने संघ हो गए, तो कुल मिलाकर आपके 10 जो है वो संघ हो गए। तो आप क्या कहेंगे कि जंतु जगत को कुल मिलाकर 10 संघों या समुदायों में जो है वो बांटा गया है। समझ गए आप? अब इन सारी चीजों को रख करके नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, एक साथ चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। जंतु जगत, जिसके अंतर्गत जो विभाजन होगा वो हमने बताया प्रोटोजोआ, और दूसरा आपका मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ है ये एक कोशिकीय प्राणी है, और जो मेटाजोआ है ये बहुकोशिकीय प्राणी है। प्रोटोजोआ जो है इसके अंतर्गत एक संघ आता है, जिसे हम प्रोटोजोआ जो है वो डायरेक्ट कह देते हैं। हालांकि नाम उसका जो संघ का है वो आपको मैंने बताया फाइलम PHYLUM था, पर डायरेक्ट हम उसको संघ प्रोटोजोआ भी कह देते हैं। तो ये संघ नंबर 1 जो है आपका हो जाएगा। मेटाजोआ के अंतर्गत आपके विभाजन किया गया है आकशेरुकी और आपका कशेरुकी, ये दो आधार पर विभाजन किया गया है। अब जो अकशेरुकी हैं इसके अंतर्गत आप समझिए कौन कौन से आते हैं। तो दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहला हमने लिख दिया है संघ प्रोटोजोआ या फाइलम, दूसरा जो इसमें संघ आता है उसका नाम होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा। तीसरा इसमें नाम आता है सिलेंट्रेटा।
सिलेंट्रेटा। चौथा इसमें नाम आता है, नीचे लिख देते हैं, चौथा इसमें नाम आता है प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज। पांचवा इसमें आता है निमेटोडा। निमेटोडा। छठा इसमें आता है एनेलिडा। सातवां इसमें आता है आर्थ्रोपोडा। आठवां इसमें आता है मोलस्का। नवा इसमें आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। और जो आपका 10वां और आखिरी बचा संघ, ये 10वां जो संघ है ये आपका आता है कशेरुकी में, जिसका नाम क्या है? कार्डेटा। कार्डेटा। तो ये कुल मिलाकर 10 संघ होते हैं। समझ गए होंगे आप कि कैसे कैसे इसमें विभाजन हो रखा है। और इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ जो है इसमें आपके एक कोशिकीय मैंने बता ही दिया, साथ ही साथ सूक्ष्म दर्शीय जो प्राणी जिनको आप देख सकते हैं वही एक कोशिकी में आएंगे। स्वतंत्र जीवी या परजीवी, ये सब प्रोटोजोआ संघ में जो है वो आते हैं। अब प्रोटोजोआ संघ जो है पहला संघ है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल में आप जानते हैं एक कोशिकी में अमीबा का नाम आता है, आप जानते हैं एक कोशिकी में युगलीना का नाम आता है, आप जानते हैं एक कोशिकी में पैरामीशियम का नाम आता है जिसका आकार चप्पल के जैसा होता है, इसी प्रकार प्लाज्मोडियम का नाम आता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। दूसरा नंबर बात करते हैं जो कि मेटाजोआ जो है उसके अंतर्गत पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है वो शरीर इनका छिद्र युक्त होता है, ऊतकों का इनमें अभाव पाया जाता है, और जो देह भित्ति होती है उसमें नाल प्रणाली जिसे हम कैनल सिस्टम कहते हैं वो भी जो है वो उपस्थित होता है। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण कौन से हो सकते हैं? तो ल्यूकोसोलेनिया ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पांजिला ये इसका हो जाएगा, यूपे यूप्लेक्टेला ये भी इसका एग्जाम्पल है, साइकान इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ पोरीफेरा का एग्जाम्पल हो जाएंगे। सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा जो है आपका शरीर में दंश जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम नीमोसाइट्स कहते हैं, और सिलेंट्रेटा दोनों ही चीजें इनमें उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल में आपका हाइड्रा आता है, नाम आपने सुना होगा हाइड्रा का, जेलीफिश आता है, पाइजेलिया आता है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। चौथा है आपका संघ जिसका नाम है प्लेटी हेलमेंथीज। इसकी बात करें तो कोमल और चपटे कृमि जो है वो इसमें आएंगे, और देह गुहा का अभाव इनमें पाया जाता है। तो इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो फीता कृमि आपको याद रखना है जो ज्यादातर पूछा जाता है, प्लेनेरिया भी पूछ लिया जाता है। तो फीता कृमि, लीवर, फ्लूक और प्लेनेरिया, ये चार जो है इसके एग्जाम्पल है। अगला है निमेटोडा। निमेटोडा की बात करें तो ये इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और क्यूटिकल जो है उससे जो है वो ढका रहता है, और कूट देह गुहा इनमें उपस्थित होती है। इसके एग्जाम्पल में एस्केरिस और निमेटोड आप याद रख सकते हैं। निमेटोडा से निमेटोड आसानी से जोड़ सकते हैं, और एस्केरिस और एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एनेलिडा।
एनेलिडा जो है इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और खंड युक्त होता है। प्रचलन के लिए सीटी, पैरापोडिया या चूसक इनके द्वारा जो है वो होता है और इनमें वास्तविक देह गुहा जो है वो उपस्थित होती है। तो शरीर लंबा बेलनाकार किस में आप देखते हैं, तो केचुआ में देखते हैं। तो एनेलिडा के अंतर्गत एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, केचुआ। साथ ही साथ और जोक इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनका शरीर खंडयुक्त, जोरदार, उपांग और काइटिन जो है उसका बाह्य कंकाल जो है वो होता है। ये ध्यान रखिएगा, काइटिन जो है इसका बाह्य कंकाल आर्थ्रोपोडा संघ में जो है वो होता है। इसके एग्जाम्पल में बहुत पूछे जाते हैं, तो तिलचट्टा और बिच्छू, ये एग्जाम्पल इसके ध्यान रखिएगा। तिलचट्टा और बिच्छू, ये इसके एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा संघ के। बात करते हैं नेक्स्ट मोलस्का की। तो मोलस्का जो है इनका शरीर कोमल और कवच यानी कि जो सेल होता है उससे ढका होता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से किस संघ में जो सेल है उससे उनका जो शरीर होता है वो ढका रहता है, या उनका शरीर जो है कोमल तथा कवच से ढका रहता है प्रायः, वो कौन सा संघ है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो आप कहेंगे मोलस्का जो है वो सही हो जाएगा। अब कवच से ढका रहता है, ऐसे कौन से आपके दिमाग में जंतु आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ऐसे जंतु आपके दिमाग में आएंगे घोंघा। घोंघा देखते हैं आप, उनका जो शरीर होता है वो ढका रहता है कवच से। इसी प्रकार सीपी भी आ जाता है, इसी प्रकार ऑक्टोपस भी आपका इसमें आता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो सल्क, अंतः कंकाल, सिर और खंडों का इनमें अभाव होता है, पर प्रचलन जो है वो नालपात, जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं, उसके द्वारा होता है। एग्जाम्पल में इसमें आप क्या याद रखेंगे, तो सितारा मछली जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सितारा मछली। ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। लास्ट इधर चलते हैं, जो कि आपका कशेरुकी के अंतर्गत हमने लिखा था कार्डेटा। वो अभी तक जो देख रहे थे वो अकशेरुकी। अब ऐसे ही प्रश्न भी यहां से बन सकता है कि इनमें से कौन सा अकशेरुकी के अंतर्गत नहीं आता है, और वहां पर ऑप्शन में कार्डेटा दे रखा होगा। तो कैसे भी प्रश्न इन टॉपिक से बन सकता है। कार्डेटा की बात करें, कशेरुकी क्या होती है, कशेरुकी होती है रीढ़ की हड्डी। जैसे कि मनुष्यों में आप जहाँ देखते हैं ना रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, चाहे वो घोंगा हो, चाहे सितारा मछली हो, चाहे वो केचुआ हो, किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो वो सब अकशेरुकी में आते हैं। कशेरुकी में आप समझ गए हैं, जब मैंने कह दिया रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कार्डेटा जो यहाँ पर संघ लिखा है, इनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता यही है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में गिल होते हैं, रंध्र पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका तंत्र होता है, देह देह गुहा जो इनमें विकसित होती है। तो ये कुछ है, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले तो मनुष्य को लिखेंगे, मनुष्य के बाद आप कहेंगे मेढक इसी में आएगा। मेढक के अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कबूतर हो गया, चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, बंदर हो गया। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जहां से आपसे डेफिनेटली प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चीजों को याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर पढ़ने लगे आप इसमें, तो केवल और केवल अगर अमीबा को ही पढ़ें, जैसे कि प्रोटोजोआ में अमीबा यहाँ पर दे रखा था एग्जाम्पल, तो केवल अमीबा के बारे में भी बहुत चीजें हैं कि तालाब है, नहर है, झरने हैं, नदियां हैं, इन सब में पाया जाता है। इसका आकार अमीबा का अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी बाह्य सतह से छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद हम कहते हैं। इन जंतुओं के प्रचलन अंग होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा हैं, पर अगर शॉर्ट में चीजों को आपको जानना है तो इतनी चीजें जो है वो काफी होंगी। अब कुछ चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको मैं अलग से बता देता हूं। जैसे कि 9 नंबर पे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इसका नाम ये किसने दिया था, तो ये नाम जैकब क्लीन ने जो है वो दिया था। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना जो कंपटीशन लेवल में पूछ लिए जाते हैं, तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। साथ ही साथ
जो मोलस्का यहाँ पर बात की थी हमने 8वें नंबर पे, इसका नाम मोलस्का इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके जंतुओं का शरीर बहुत कोमल होता है, तो उस रीजन से जो है इसका नाम मोलस्का पड़ा है। लास्ट में जो हमने मेटाजोआ के अंतर्गत कशेरुकी के अंतर्गत जो कार्डेटा संघ देखा, इसको हम अलग से जो है वो देख लेते हैं। संघ तो 10वें नंबर का था आपका, जिसका नाम था कार्डेटा। इसको हम अलग से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं, तो पूछे जाने के चांसेस इसके रहते हैं। संघ कार्डेटा का जो है इसकी स्थापना बेल्फोर जो है उन्होंने की थी। मैं सभी को इसलिए नहीं पूरा डिटेल में बात कर रहा हूँ, फिर बहुत ज्यादा जब लेंदी हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, तो सॉलिड सॉलिड चीजें जो है याद रखिए। कार्डेटा जो है इसकी स्थापना संघ कार्डेटा की स्थापना बेल्फोर ने की थी, और इस संघ के प्राणी जल, थल और वायु तीनों में जो है वो रहते हैं। साथ ही साथ इनके अंतर्गत लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए आप जानते हैं रुधिर का रंग जो है वो लाल होता है। अब इनके थोड़ा सा वर्गीकरण की बात कर देते हैं, तो कार्डेटा जो है जो संघ है, इसको दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका है एक्रेनिया, और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? क्रेनिया। अब जो एक्रेनिया है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक का नाम है हेमिकार्डेटा, दूसरे का नाम है यूरोकार्डेटा, शॉर्ट में मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, और तीसरे का नाम है सेफ्लोकार्डेटा। तो ये एक्रेनिया के अंतर्गत है। क्रेनिया जो है इसकी बात करें तो इसे मुख्यतः सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक का नाम है एग्नेथा, एग्नेथा, और दूसरे का नाम है नैथोस्टिमेटा, नैथोस्टिमेटा। अब जो नैथोस्टिमेटा है इसे पुनः जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है जिसका नाम है पिसीज, और दूसरा है आपका जिसका नाम है टेट्रोपोटा, टेट्रोपोडा। अब जो टेट्रोपोडा है इसके अंतर्गत चार जो है वो वर्ग आते हैं। अब यहां से आप सोचिए कितना डिवीजन होने के बाद इस वर्ग तक हम पहुंचे हैं। जरूरी नहीं कि आप इन सबको रटे, आपको ये पता होना चाहिए कि संघ कार्टेटा के अंतर्गत जो है जो प्रमुख वर्ग बांटे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो वर्ग है उसका नाम है उभयचर, जिसे हम एम्फीबिया के नाम से जो है वो जानते हैं, एम्फीबिया। दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है सरीसृप, जिसे हम रेप्टिलिया के नाम से जो है वो जानते हैं। तीसरा है पक्षी वर्ग, जिसे हम एवीज के नाम से जानते हैं। और चौथा आता है आपका स्तनधारी, जिसे हम मैमेलिया के नाम से जो है वो जानते हैं। मैमल से वर्ड बना है मैमेलिया। तो मैंने क्या कहा, आप डायरेक्ट ये भी ध्यान याद रख सकते हैं, इतनी अगर पूरा डिवीजन नहीं याद रखना है आपको, कि संघ कार्टेटा जो है उसके प्रमुख वर्ग में मत्स्य वर्ग, जो यहाँ नहीं लिखा है अलग से यहाँ ऊपर लिख देते हैं 5वें नंबर डाल के, मत्स्य वर्ग। तो ये पांच आपको वर्ग पूछे जाए तो ध्यान रखिएगा। मत्स्य वर्ग, इसके अंतर्गत असमतापी जंतु जो होते हैं उनको रखा जाता है, और श्वसन क्रिया इसमें जो है वो क्लोम, आप जानते हैं गिल्स जो है उसके द्वारा होती है। जल में जो घुली ऑक्सीजन होता है उसका यूज मछलियां जो है वो करती हैं। कुछ मछलियां जो होती हैं उनका कंकाल उपास्थियों का भी बना होता है, जैसे कि सार्क हो गया या फिर स्कॉलियोटन हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फिर अगर बात करें उभयचर की, जिसमें एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, तो एम्फीबिया वर्ग के सभी सदस्य उभयचर होते हैं। साथ ही साथ ये असमतापी भी होते हैं। इन जीवों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा और क्लेम जो छिद्र होते हैं
तीनों के द्वारा होता है, तीनों के माध्यम से होता है, वो कौन से हैं? वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न उठाए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा किस वर्ग में जीवों में श्वसन फेफड़ों, त्वचा और क्लेमों तीनों के माध्यम से होता है, तो वो आपका एम्फीबिया वर्ग में आता है। इनके हृदय में जो है वो 3 कक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए आप मेढक जो है वो याद रख सकते हैं। सरीसृप या जिसे हम रेप्टिलिया कहते हैं, इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो असमतापी होते हैं और इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। ये वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं और ये जंतु अंडे देते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो किससे ढके रहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से जो है वो ढके रहते हैं। साथ ही साथ इन जंतुओं का जो हृदय होता है वो भी 3 कक्षों का होता है। इनमें एग्जाम्पल में आपका सरीसृप से सांप तो आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे, साथ ही साथ मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पक्षी वर्ग की, जिसे हम एवीज कहते हैं। AVES इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? AVES। तो ये समतापी जीव होते हैं। इन जीवों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है और इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके अग्रपाद विकसित होकर पंखों में जो है वो रूपांतरित हो जाते हैं। आप देखते हैं पक्षी वर्ग में, और इन जंतुओं के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किन जंतुओं के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? ऑप्शन में उभयचर, सरीसृप और ये पक्षी वर्ग वाला एविस करके दिए होंगे। साथ ही साथ जो पक्षी वर्ग होते हैं उसमें मूत्राशय जो है वो नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तभी आप देखते हैं चिड़िया जो है कहीं भी पेंटिंग जो है बना देती है। अगला है आपका स्तनधारी वर्ग, जिसे हम मैमेलिया कहते हैं। इस वर्ग के जो इसमें एग्जाम्पल में पक्षी वर्ग में जैसे कौवा हो गया, चिड़िया हो गया, तोता हो गया, मोर हो गया, ये सब आ जाएगा। स्तनधारी वर्ग जो है इसमें जो सभी जंतु होते हैं वो नियत तापी यानी कि उच्च तापी होते हैं और इनकी जो त्वचा होती है उस पर श्वेत ग्रंथि या तैलीय ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। स्तनी वर्ग में मनुष्य भी आते हैं, तो मनुष्य की जो भी सब विशेषता है वो इसमें आती हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, आप सभी जानते हैं। इनके जो बाह्य कर्ण होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। इनके जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत, एक नॉर्मल वाले। इनकी आरबीसी में केंद्रक जो है वो नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्रक होता है, वो अपवाद के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ऊंट हो गया, लामा हो गया, जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। किसमें? ऊंट और लामा में। साथ ही साथ स्तनी वर्ग को 3 उप वर्गों में भी बांटा गया है, प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये इसके वर्ग है। प्रोटीथीरिया के एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एकिडिना और ऑर्निथोगरिकस आता है, जबकि जो मेटाथीरिया उसके अंतर्गत कंगारू आता है और जो यूथीरिया होता है उसमें मनुष्य आता है। मनुष्य किस में आता है? यूथीरिया में आता है। अच्छा देखिए, यूथीरिया के अलावा तीनों में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने बताया प्रोटोथीरिया, उसके अंतर्गत जो आते हैं वो अंडे देते हैं, और जो मेटाथीरिया आते हैं उसके अंतर्गत अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, और यूथीरिया जिसमें मनुष्य आता है इसमें पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो एक एक चाहे तो एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं। प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल एकिडिना हो जाएगा, मेटाथीरिया का कंगारू हो जाएगा, और मनुष्य जो है वो यूथीरिया में आता है। सारी चीजें हमने देख ली। लास्ट हम पॉइंट देखते हैं आपका कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में डिफरेंस। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड अभी नहीं देख रहे हैं, सारी चीजें और भी इससे संबंधित देख लेंगे, यानी कि सूक्ष्म जीव और उनके वर्गीकरण। जो अगला वाला आपका यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कोर्स में ना, कुछ चीजें हम ऐसी हैं जो इसी जंतु की संरचना और कार्य में ही देख रहे हैं, पर हम बाकी जो बची चीजें होंगी वो नेक्स्ट वाला जो सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण होगा उस टॉपिक के साथ, और भी इसमें जैसे पादप वर्ग में जड़, तना, वो सारी चीजें भी आएंगी, उनको भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। तो बात करते हैं हमारा कार्डेटा और नॉन कार्डेटा। इसके बाद एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। कार्डेटा की बात करें तो इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन किसी न किसी अवस्था में जो है वो पाया जाता है, और इनमें जो है अगर नॉन कार्डेटा की बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं पाया जाता, उनका अभाव होता है। कार्डेटा जो होते हैं वो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है, नलिकाकार और पृष्ठ तल जो है उसकी ओर रहता है, और इसमें ठोस और अधर तल की ओर जो है वो रहता है। कॉर्डेटा जो है इसमें जीवन के किसी न किसी अवस्था में जो ग्रसनी गिल दरारें होती हैं वो उपस्थित होती हैं, और इनमें जो है उन चीजों का
अभाव होता है। साथ ही साथ अगर बात करें रुधिर परिसंचरण तंत्र की, तो इनमें जो है वो बंद रहता है और इनमें जो है वो खुला रहता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, पृष्ठ जो रुधिर वाहिनी होती है उसमें रुधिर का बहाव इनमें आगे से पीछे के क्रम में होता है और इनमें पीछे से आगे की ओर होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में जो है पाया जाता है कार्डेटा वाले में, और इसमें जो है नॉन कार्डेटा में हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में जो है वो खुला रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो इससे संबंधित आपको याद होने चाहिए। अब टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और एक प्रश्न आपसे भी जो है वो पूछ लेते हैं, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा इस वीडियो का प्रश्न। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि तिलचट्टे के खून का रंग जो है वो कैसा होता है। मैंने एग्जाम्पल जरूर बताया था तिलचट्टा किस में आता है, पर वो चीज नहीं बताई थी। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, यानी कि जो पार्ट है उसके अंदर से पूछा जाता है। तो देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है धूसर। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सही गलत जैसा भी जो भी आता हो अवश्य बताइएगा। जब हम प्रश्न कराएंगे इसके बाद वाला एक और टॉपिक कंप्लीट करके, तब वहां पर इस प्रश्न को हम आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। और वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जो है वो साथ ही साथ अपनी तैयारी करते रहें। लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।